नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, AIBRAF के महासचिव श्री जुगल किशोर जुल्का जी ने अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ यूएफबीयू के कन्वेनर श्री संजीव के बंदलिश से चंडीगढ़ में मुलाकात की और उनको पेंशनर्स की समस्याओं से अवगत कराया, जिसमें कि श्री बंदलिश जी ने उनको आश्वासन दिया कि उन समस्याओं पर विचार किया जाएगा। दोस्तों, डिटेल वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें और नए-नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि पेंशनर्स अपनी तरफ से अलग-अलग ढंग से प्रयास कर रहे हैं और कई पेंशनर्स के ग्रुप यूएफबीयू के साथ बातचीत करने के लिए तैयार रहते हैं। कई AIBA के साथ भी एफिलिएट हो रखे हैं। कई पेंशनर्स के ग्रुप केस फाइल करने में विश्वास रखते हैं, कई धरना प्रदर्शन पर विश्वास करते हैं, कई चिट्ठियां लिखने पर ही विश्वास करते हैं। पेंशनर्स की ओर से ये अलग-अलग ढंग से जो कार्रवाई की जा रही है, उसका असर तो होता ही है, लेकिन जो ये पेंशनर्स का प्रतिनिधि मंडल अब श्री संजीव बंदलिश जी से मिलने गया चंडीगढ़, उस प्रकार के वीडियो को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि अब पेंशनर्स कुछ हताश हो चुके हैं और वो किसी भी व्यक्ति से कहीं कहीं पर भी बात करने को तैयार हैं, चाहे उसका वजूद है या नहीं है। ऐसे ही ये इवेंट है जिसमें संजीव के बंदलिश आज की डेट में 12th बाइपर्टाइट के लिए कन्वेनर तो थे और उनसे जो इश्यूज पर डिस्कशन किया गया वो वही इश्यूज हैं जो कि पहले भी कई बार पेंशनर्स यूएफबीयू के सामने रख करके और उनको कई पेंशनर्स के ऑर्गेनाइजेशन ने चिट्ठियां भी लिखी उनके लिए और बार-बार अनुरोध किया कि इन इश्यूज को रखा जाए। उनमें से जो इश्यूज हैं उसमें सबसे पहला मुद्दा तो पेंशन अपडेशन का ही है कि पेंशन अपडेशन होनी चाहिए और वो आरबीआई के पैटर्न में होनी चाहिए। यही बात यूएफबीयू के कन्वेनर को और यूएफबीयू वालों को पहले भी बताया गया है और उन्होंने इसको अपने चार्टर ऑफ डिमांड में भी शामिल किया हुआ था। लेकिन आखिर में हुआ क्या 12th बाइपर्टाइट में? पेंशन अपडेशन का तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक एक्स ग्रेशिया का सांत्वना पुरस्कार पेंशनर्स को दे दिया गया। दूसरा जो पॉइंट पे उन्होंने मेमोरेंडम में शामिल किया था उसमें 8088 पॉइंट पर डीए के मर्जर का था और उसमें ही जो डिस्कशन के दौरान उन्होंने ये कहा कि भाई इस मर्जर से बहुत ज़्यादा फर्क तो पड़ेगा नहीं, केवल के पेंशन में डीए मर्ज हो जाएगा और उसके बाद जो डीए 2016 के हिसाब से लगेगा तो काफ़ी कम हो जाएगा। तो अल्टीमेटली पेंशनर्स को 500 से 1200 तक का फ़ायदा हो सकता है। जो उनका प्रतिनिधि मंडल था उन्होंने ये कहा कि आरबीआई के फ़ॉर्मूले के हिसाब से अपडेशन होना चाहिए और उसके साथ-साथ ये मर्जर भी हो जाना चाहिए। जबकि मेरा ये मानना है कि मर्जर का इश्यू तो बहुत छोटा-सा है और इसको इन्होंने 12th बाइपर्टाइट के रेज़िडुअल इश्यू में भी रखा हुआ है, तो ये तो किसी न किसी समय कर देंगे। उसमें कुछ कैलकुलेशंस चल रही हैं जिसमें कि कोई एवेरिएशन आती है तो उसको अकाउंट फॉर करने के लिए कोशिश की जा रही है, तो वो अगली कुछ मीटिंग में डिसाइड हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक अपडेशन की बात है तो ये ना तो बंदलिश जी के बूते की बात है और ना ही सीएच वेंकटचलम की, क्योंकि ये दोनों लोग एक ही थाली के चट्टे-बट्टे हैं और दोनों ही पेंशन अपडेशन नहीं चाहते हैं। तीसरा मुद्दा था स्पेशल अलाउंस मर्जर का। जहाँ तक स्पेशल अलाउंस मर्जर की बात की जाती है तो 12th बाइपर्टाइट में बंदलिश जी कन्वेनर थे, उन्होंने 20% से 31 साढ़े 31% स्पेशल अलाउंस करवा दिया और आईबीए ने जैसे उनको कहा कि ये सब जुडिस है मैटर तो इस पे हम डिस्कशन नहीं करेंगे, तो वो अल्टीमेटली स्पेशल अलाउंस के मामले को रिज़ॉल्व नहीं किया गया। अब इस स्टेज पे जब बंदलिश अपने जाने के कगार में हैं, वो स्टेट बैंक से रिटायर हो चुके हैं और स्टेट बैंक में जब भी कोई आदमी रिटायर होता है तो उसकी जो यूनियन की मेंबरशिप है वो वैसे ही खत्म हो जाती है। तो अब ये तो नेम से ही कन्वेनर हैं और
कुछ ही दिनों के लिए ये कन्वीनरशिप इनके पास रहेगी और उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। इनको बैंक की नेगोशिएशन कमेटी में शामिल भी नहीं किया जाएगा। तो अब जाकर के यदि कोई प्रतिनिधिमंडल उनसे जो है वो इस बात की वार्ता करता है, तो कहाँ तक ये लॉजिकल है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। इससे ये प्रतीत होता है कि जो भी प्रतिनिधिमंडल वहाँ ऐसे लोगों से बात करने गया है, तो वो किसी हताशा का शिकार हैं। अगर यही प्रतिनिधिमंडल भारत सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर से मिलता या डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर से मिलता या प्राइम मिनिस्टर से मिलता, तो उसकी चर्चा यदि वीडियो में करी जाती तो शायद वो कोई रेलेवेंट होता, कोई लॉजिकल होता। लेकिन आज की डेट में जो ईओब्यू का कन्वेनर अब कुछ ही दिनों में सीट से हट जाएगा, उसके पास जाकर के अपने इश्यूज की बात करना, और क्या इन इश्यूज के बारे में बंदिश को मालूम नहीं है? बंदिश को पचासों लोगों ने बार-बार कहा है, पचासों पेंशन एसोसिएशन द्वारा भी इस पे लिखा गया। खैर, ये तो हर इंसान का अपने सोचना है, लेकिन हम पेंशनर्स को इतना हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। हमें कम से कम ये सोचना चाहिए कि कौन व्यक्ति कब पेंशनर्स के इश्यूज को रिज़ॉल्व कर सकता है और उसकी क्या पावर है। और 12th बायपर्टाइट की नेगोशिएशन में आपने देख ही लिया होगा कि कन्वेनर की कितनी पावर थी। जो भी सीएच वेंकटेश्वरम कहते थे, उसी ढंग से वो मामले आगे बढ़ते रहते थे। आज की डेट में भी यूएफबीयू के कोई कम्युनिकेशन नहीं होते। आईबीए को डायरेक्ट एआईबीए के जनरल सेक्रेटरी सीएच वेंकटेश्वरम कम्युनिकेट करते रहते हैं। हाल ही में उन्होंने ग्रेच्युटी के मामले में भी एक लेटर लिखा है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रेच्युटी 25 लाख हो चुकी है और अभी पीएसयू बैंक्स में और पीएसयूज में वही 20 लाख ग्रेच्युटी है। चौथा जो मामला उन्होंने डिस्कस किया वो हॉस्पिटल्स का मेडिक्लेम का है, जिसमें कि ग्रुप इंश्योरेंस तो करवाया जाता है, लेकिन ग्रुप इंश्योरेंस में आज की डेट में हॉस्पिटल्स जब कभी भी कोई एक व्यक्ति हॉस्पिटल में जाता तो एक ही बार में अनाप-शनाप इतना बिल बना देते हैं कि जितना भी इंश्योरेंस पॉलिसी की लिमिट होती है वो एक ही बार में खत्म हो जाती है। उस पे रोक लगाने के लिए उन्होंने बंदलेश जी को कहा, लेकिन क्या इसमें बंदलेश जी कुछ कर पाएंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि गवर्नमेंट ने अब स्टाफ वेलफेयर फंड का अमाउंट बढ़ाया है, तो उस फंड में से पेंशनर्स के मेडिकल का इंश्योरेंस का प्रीमियम बैंकों को ही बेयर करना चाहिए। ये बहुत अच्छा सजेशन है, लेकिन क्या यूएफबीयू के कन्वेनर बंदे साहब इस टाइम इसके लिए आईबीए में कोई कन्विंसिंग प्रपोजल दे पाएंगे या उसको बैंक मैनेजमेंट से इम्प्लीमेंट करवा पाएंगे, ये कहना मुश्किल है। अगला एक पॉइंट उन्होंने जो डिस्कस किया कि इस साल बैंकों के फाइनेंशियल रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं और जो एक्स ग्रेशिया का अमाउंट था उसके लिए रिव्यू होना था, तो उसको रिव्यू कर लेना चाहिए। लेकिन आपको मालूम है कि एक्स ग्रेशिया का अमाउंट का रिव्यू अप्रैल में ही कर दिया गया था और वो वही है जो पहले से डिसाइड किया गया था। अगर कोई उस अमाउंट को बढ़ाना नहीं था या घटाना नहीं था या कुछ नहीं करना था, तो कम से कम ये कर लेते कि पिछले फाइनेंशियल ईयर के एंड में जो बेसिक पे और डीए है उसको ही बेस मान करके एक्स ग्रेशिया दिया जाता, क्योंकि उस एक्स ग्रेशिया का फ़ायदा उन लोगों को भी मिल जाता जिनकी स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट का सेटलमेंट बाद में हुआ और जिन प्री 2002 के पेंशनर्स के जो 100% डीए न्यूट्रलाइजेशन था वो 2023 में हुआ, जबकि बेस 2022 का था। यदि उसको फाइनेंशियल ईयर चेंज करके 31 मार्च 2024 कर दिया जाता, तो उसमें 100% डीए न्यूट्रलाइजेशन वालों को भी एक्स ग्रेशिया का लाभ मिल जाता। तीसरा, जो स्टेट बैंक के 40 से 50% यूनिफॉर्म पेंशन के अधिकारी थे, उनको भी जो बेनिफिट दिया गया है वो 10 नवंबर 2023 से दिया गया। अगर बेस ईयर को 31 मार्च 2024 कर दिया जाता, तो उन अधिकारियों को भी एक्स ग्रेशिया का फ़ायदा मिल करके बाकी पीएसयू बैंक के पेंशनर्स के बराबर हो जाता। लेकिन इसमें भी कोई न तो यूएफबीयू ने पहल की, ना कहीं से भी कोई पहल की गई। ना ही अभी जुल्का जी का जो रिप्रेजेंटेटिव थे,
उन्होंने इस विषय में बात करी। सातवां एक और इशू उन्होंने उसमें शामिल किया था अपने डिस्कशन में कि पेंशनर्स को 1 महीने की पेंशन फ्री एडवांस के तौर पर, जैसे कि पहले सर्विस में फेस्टिवल एडवांस हुआ करता था, उसी ढंग से एक इंटरेस्ट फ्री एडवांस की व्यवस्था की जाए। ये डिमांड भी अच्छी है और ये जायज़ डिमांड है। इसको यदि इम्प्लीमेंट कर दें बैंकिंग इंडस्ट्री तो ये पेंशनर्स के लिए अच्छा रिलीफ होगा। लेकिन क्या बंदलिश जी इस समय इस डिमांड को प्रेस कर पाएंगे ये आईबीए में, जबकि वो जाने के कगार में। दोस्तों, इस तरह से ये जो बैंकर्स की डिमांड्स हैं, उनमें एक अगली डिमांड और भी थी जो कि कम्यूटेशन पीरियड को कम करने के लिए कहा गया है। लेकिन आज तक यूएफबीयू की तरफ से कम्यूटेशन पीरियड को कम करने के लिए कोई भी आवाज़ नहीं उठाई गई, ना एआईबीए के जनरल सेक्रेटरी श्री सीएच वेंकटचलम जी द्वारा आईबीए को कोई लेटर लिखा गया, जबकि वो बार-बार कई इश्यूज़ पे लेटर लिखते रहते हैं। तो कम्यूटेशन पीरियड को रैशनलाइज़ करने के लिए यूएफबीयू को सर आईबीए के साथ, सरकार के साथ बातचीत तो करनी होगी। लेकिन क्या बंदलिश जी आज इस स्टेज पे कर पाएंगे, या ये अगला जो कन्वेनर अपॉइंट होगा वही शायद इस मामले को टेकअप कर पाएगा। लेकिन दोस्तों, मेरा ये मानना है कि जब तक सीएचबी बैंकिंग यूनियंस के साथ अपनी मोनोपोली बनाए हुए हैं, तब तक बैंकर्स, चाहे उनके अपने मेंबर्स हैं, वर्किंग एम्प्लॉइज़ हैं या पेंशनर्स हैं, उनके हित में कोई विशेष उपलब्धि प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि सीएचबी अक्सर आईबीए की भाषा और मैनेजमेंट की भाषा बोलते हैं। तो ये कहना मुश्किल होगा कि यूएफबीयू कोई भी पेंशनर्स की जायज़ डिमांड को आईबीए के सामने रखेगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आशा है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा, आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें। नए-नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।